हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से लेकर आ गए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.5 का सॉल्यूशन। और इसमें हम एक्सरसाइज 3.5 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले हम पूरा 3.1 से लेकर 3.4 तक सॉल्यूशन आपको दे चुके हैं। पोलिनोमियल्स का भी सॉल्यूशन देख चुके हैं। अगर आप उस सब का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं अपना 3.5 का सॉल्यूशन। ठीक बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। और ये आता है हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिए मेरा पहला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, infinitely many solution? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. यहाँ पे हमको दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन हमको। ओके, क्वेश्चन वन में हम लोग का 4 पार्ट्स है, 4 क्वेश्चन है क्वेश्चन वन में, जिसमें हमको पता करना है कि यूनिक सोल्यूशन कौन है, नो सोल्यूशन किसका है और इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन किसका है। अगर किसी का यूनिक सोल्यूशन है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप उसका वैल्यू निकाले एक्स का और वाई का वैल्यू निकाले, यानी कि इक्वेशन को सॉल्व करें। ठीक बच्चों, बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। ओके, देखिए आ गया हमारा एक्सरसाइज 3.5 का सॉल्यूशन। हमने इक्वेशन वन को 1 लिया, इसको 2 लिया। ओके, अब हमको सबसे पहले हमको आना चाहिए कि हमको कैसे फाइंड आउट कर ले कौन यूनिक सोल्यूशन है, किसका कौन सा, किसका एक भी सोल्यूशन नहीं है, किसका इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है। ठीक, तो हम कंपेयर करते हैं। हम इससे पहले वाले से लेक्चर में हम बता चुके हुए हैं कि कैसे चेक करते हैं, ये आपको पता ही होगा तो देख सकते हैं। ठीक, तो A1 A2 B1 B2 C1 C2, इसको हम कंपेयर किए A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2। अब यहाँ A1 A2 कौन है, एक्स का कोफिशिएंट जो है इक्वेशन वन में वो A1 है, और जितना भी इक्वेशन वन में है ये A1 है, ये B1 है और ये C1 है। ठीक, A1 B1 C1, एक्स का कोफिशिएंट इक्वेशन वन में A1, इक्वेशन वन में y का कोफिशिएंट B1, इक्वेशन वन में c का कोफिशिएंट 3 है। ठीक है, और यहाँ पे इक्वेशन 2 में जो जितना भी कोफिशिएंट है एक्स वाई आ कांस्टेंट वो A2 B2 C2 है। अब A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 कह दिए हमने। और यहाँ पे हमने क्या देखा, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। ये जो कंडीशन है वो पैरेलल लाइन है, मतलब ये शो करता है कि दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है। ठीक है, जब पैरेलल है तो क्या होता है इसका नो सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो एक्स और वाई के वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक, आ गए हम लोग दूसरा क्वेश्चन में। ठीक, हमको दिया हुआ लीनियर इक्वेशन 2 1, तो अब हमने फिर कंपेयर किया इसको A1 बाई A2। आपको मालूम हो गया होगा A1 कौन है, अब B1 कौन है, A2 कौन है, B2 कौन है, C1 कौन है, C2 कौन है। ठीक, तो यहाँ पे हमने कंपेयर किया A1 बाई A2 B1 बाई B2। हमने क्या देखा, A1 बाई A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। जब A1 बाई A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, और जब इंटरसेक्ट कर रहा है इसका मतलब हो गया उसका यूनिक सोल्यूशन है। ये जो दिया हुआ कंडीशन, इसका मतलब क्या होता है यूनिक सोल्यूशन, यानी कि एक सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। ठीक, अब हमको किससे करना है, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लिख दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं ऊपर एक्स वाई और 1, ऐसा लिख दीजिएगा सबसे पहले आप लोग। ठीक, अब बताते हैं आपको कैसे लिखना है। और यहाँ पे 1 क्या है और 2 क्या है। देखिए हम शुरू कहाँ से कहते हैं, हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये है, यहाँ से हम शुरू करते हैं y से,
यहाँ से शुरू करेंगे और ऐसे आते हैं, ठीक। और फिर जाके कांस्टेंट पे ख़त्म करते हैं, ठीक, ऐसे। यानी कि वाई से हम शुरू करते हैं, फिर जाते हैं कांस्टेंट पे, फिर जाते हैं एक्स पे, फिर जाते हैं वाई पे हम, ठीक। तो यहाँ पे एक्स के बगल में हम लिख दिए यहाँ पे क्या, 1 और 2 लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमको वाई का कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है यहाँ पे। हम पहले लिखते हैं वाई का कोफिशिएंट, फिर कांस्टेंट टर्म में लिखते हैं, फिर एक्स का कोफिशिएंट और फिर यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट, ठीक। आपको ये देख रहे होंगे या आप यहाँ से मिला भी सकते हैं हमने इसको कैसे लिखा। यहाँ पे जो है ना वाई का कोफिशिएंट 1/2 है, तो 1 2 5 8 2 3 और फिर 1 और 2 पे ख़त्म हो गया। ये एक्स हो गया, ये वाई लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, ठीक। अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक। अब देखिए बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे आते हैं और उसके बाद 1 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 5 में, 5 से 3 में, 8 से 2 में। जैसे ये एरो दिखाया है ना वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। अब बीच में -8 - 10 15 - 16 4 - 3। तो यहाँ पे हमने एक्स वाई वाई, अब यहाँ पे क्या कहते हैं इसको जो है, मतलब ये आ गया। अब इस और इसको बोलते हैं इक्वेशन 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट हमको एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। और फिर इसको और इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। ओके, तो इससे हमको वाई का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक बच्चों। समझ में आया कि नहीं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, ठीक। तो हमने यहाँ पे कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद एक्स का वैल्यू कितना निकल गया -2, वाई का वैल्यू -1। और यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, एक्स इजिकल टू -2 वाई इजिकल टू -1, ठीक बच्चों। अब थर्ड आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे भी वैसे ही कंपेयर किया हमने, a1/a2 b1/b2 c1/c2। यहाँ पे क्या होता है इक्वल मिल जाता है हमको। इसका मतलब होता है ये लाइन जो है को इंसिडेंट होता है, यानी कि एक ही पर लाई हो रहा है। जब एक ही पर लाई हो रहा है तो इसका हो जाएगा इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन। जब मेनी सोल्यूशन हो जाता है तो कोई भी वैल्यू के लिए इक्वेशन सही होगा। अब क्वेश्चन में दिया होता है जब यूनिक सोल्यूशन है तभी हमको फाइंड आउट करना है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ये क्यों है? क्योंकि ये कोइंसिडेंट है और इसका सोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा है, मेनी सोल्यूशन है इसका, ठीक। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन में हम वैसे ही हम यहाँ पे लिखते हैं a1/a2 b1/b2 और यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करते हैं तो देखते हैं क्या होता है, ये यूनिक सोल्यूशन होता है। क्या? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, दैट मीन्स यूनिक सोल्यूशन। और इसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, ठीक। एग्जाम में जिस मेथड से बोलेगा उसी मेथड से हमको सॉल्व करना है। अगर नहीं बोलेगा तो जो आपको आता है सबसे इजी उसी मेथड को आपको फॉलो करना होगा, ठीक। समझे कि नहीं यहाँ तक? अब यहाँ पे एक्स वाई 1 लिख दिए और एक्स के बगल में वाई का कोफिशिएंट लिखे और वाई के बगल में कांस्टेंट लिखे। देखिए यहाँ पे इसको लिखे पहले हम यहाँ पे, और फिर इसको लिखे हमने यहाँ पे, और फिर घूमे कहाँ पे एक्स के पास, तो 1 3, और फिर कहाँ गए वाई के पास। वाई से शुरू करके वाई पे ही ख़त्म करना है हमको, ठीक बच्चों। एक्स वाई है तो एक्स के बगल में लेफ्ट हैंड साइड में वाई का कोफिशिएंट, वाई और वाई के लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट लिखना है। फिर 1 के लेफ्ट हैंड साइड में हमको एक्स का कोफिशिएंट लिखना है और फिर 1 के राइट हैंड साइड में हमको वाई का कोफिशिएंट लिखना है। अब फिर यहाँ पे हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है हमको? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो हमको कितना आ गया कि यहाँ पे दोबारा भी लगा दिए हैं, तो ये आ गया कि +45 -21। तो यहाँ पे +45 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस, और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ पे क्या होता है माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता है ना। तो यहाँ पे देखिए 24 -6 6। तो एक्स को हम कांस्टेंट से हम x/24 इज इक्वल टू 1/6 किए, इसको बोल दें इक्वेशन 1। और y/-6 इज इक्वल टू 1/6, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। अब यहाँ से हम x का वैल्यू और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू कितना आया 4, y का वैल्यू कितना आया
-1। यहाँ पे आपको x और y का वैल्यू निकल गया। बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में, सॉरी सॉल्यूशन समझ में आया होगा ना? आया कि नहीं? आप बोलिए हाँ या ना। आ गया होगा आपको। ठीक बच्चों, अब बढ़ते हैं हम अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में दो पार्ट है, फर्स्ट सेकेंड। ठीक, यहाँ पर लिख रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। ठीक, यहाँ पे जो है दो इक्वेशन दिया हुआ है, 2x + 3y = 7, और सेकेंड जो इक्वेशन दिया हुआ वो वेरिएबल दिया हुआ है, यानी a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है जब इन दोनों का सोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा है, मेनी सोल्यूशन है इसका। ठीक ठीक बच्चों, आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? तो आप चलिए आप बताइए, अब जब मेनी सोल्यूशन आता है तो उसका कंडीशन क्या होता है? हम यहाँ पर ढक लेते हैं यहाँ पे। जब मेनी सोल्यूशन बोलता है तो उसका कंडीशन क्या होता है? बोलिए आप, याद है कि नहीं आपको? ओके, यहाँ पे क्या है? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। किस लिए? मेनी सोल्यूशन का ये कंडीशन है। अब यहाँ पे रखते हैं a1 की जगह 2, a2 की जगह a/b a-b, b1 की जगह 3, b2 की जगह a + b, c1 की जगह 7, c2 की जगह 3a, 3 गलत लिख दिया, 3a + b - 2। ओके, ये होता है कंडीशन मेनी सोल्यूशन का। तब यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिएगा। तब उसके बाद आप किसी को भी कंपेयर कर लीजिएगा। इसको कंपेयर कर लीजिए, इसको कंपेयर कीजिए, या इसको कंपेयर कीजिए, किसी से कंपेयर कीजिए। आपको ए और दो टर्म में यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे सॉल्व किए इसको और इसको लेकर, तो हमको a = 5 भी आया। और जब हम सेकेंड कंडीशन लिए यहाँ पे 3a + b = 7 डिवाइडेड बाई 3a + b - 2, तो हमको हमको सेकेंड इक्वेशन ऐसा आया। ठीक है, 2a - 4b + 6, और a का वैल्यू कितना था? 5b। तो a का वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट किए तो b का वैल्यू निकल गया, और यहाँ पे b = 1, a = कितना था? 5b, और b के जगह हम 1 रख लेंगे तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5, और b = 1। आपको समझ में आ गया होगा ये। चलिए आप सेकेंड क्वेश्चन खुद से बनाइए। आप ये क्वेश्चन जो है खुद से बनाइए, देखते हैं आपको आता है कि नहीं। 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5, टाइम अप। अब देखिए क्या बोल रहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। यहाँ पे हम k के किस वैल्यू के लिए जो सोल्यूशन होगा वो नो सोल्यूशन होगा। ठीक, k के किस वैल्यू के लिए, यहाँ पे जो दो इक्वेशन दिया हुआ था, k का क्या वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो नो सोल्यूशन होता है। तो नो सोल्यूशन का कंडीशन बताइए हमको। सबसे पहले नो सोल्यूशन का कंडीशन होता है a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये होता है कंडीशन नो सोल्यूशन का। ठीक, अब देखिए सोल्यूशन हम मेरा, तो यहाँ पे हमने लिख लिया, ये इसको लिख लिया इक्वेशन 1, इसको लिख लिया इक्वेशन 2। ठीक, अब यहाँ पे कंपेयर कर लिए a1/a2 b1/b2 = c1 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। हम यहाँ पे तो गलत कर दिए हैं। किस वैल्यू के लिए, तो हम इसको और इसको कंपेयर करना चाहिए हमको, इसको और इसको। देखिए इसको और इसको कंपेयर कीजिएगा आप। हम क्वेश्चन में गलत कंपेयर किए हुए हैं, सोल्यूशन में हम k = 2 आएगा। जब उसको कंपेयर कीजिएगा तो k डज नॉट इक्वल टू 2 आएगा। तो k 2 के वैल्यू अगर k = 2 रखेंगे तो जो सोल्यूशन होगा वो नो सोल्यूशन होगा। ठीक ठीक बच्चों, समझ में आया कि नहीं आप लोग को? ठीक, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। बच्चे हम यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन लगाना भूल गए, आपके पास बुक होगा आप देख लीजिएगा, हम अपने बुक से पढ़ लेते हैं। ठीक,
तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशनल एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो हमको दो इक्वेशन दिया हुआ है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, यानी दोनों मेथड से हमको सॉल्व करना है। ठीक, तो हम जानते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए एक्स या एक्स को वाई के टर्म में लिख दे या वाई को एक्स के टर्म में लिख दे, और फिर जो सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है उसमें एक्स या वाई का वैल्यू पुट कर दे तो एक वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा। जब एक वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा तो वहाँ पे फिर एक्स में जो वाई का वेरिएबल निकलेगा वहाँ पे वैल्यू पुट करके हम सेकेंड वेरिएबल निकाल सकते हैं। आई थिंक आपको आता होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, 8x इक्वेशन 1 को लिए हुए हैं और इक्वेशन 1 को लिख दिए हुए हैं 8x इज इक्वल टू 9 - 5y, x इज इक्वल टू 9 - 5y डिवाइडेड बाई 8। इसको बोल दिया है इक्वेशन 3। ठीक, इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में हमने रखा, हमने यहाँ पे, तो ये जो हमको इक्वेशन है वो y के टर्म में आ गया, यानी कि सेम ऑन वेरिएबल के टर्म में आ गया। तो इसको हम इजी होगा सॉल्व करना। तो सॉल्व किया, यहाँ पे y इज इक्वल टू 5 आ गया। जब y इज इक्वल टू 5 हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम निकालिए x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5। और ये क्वेश्चन जो है दो मेथड से बोला है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से एंड दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक, देखिए अब यहाँ पे किए हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो हमको दिया हुआ था, इक्वेशन दिया हुआ था हमको 8x + 5y इज इक्वल टू 9। तो इस 9 को कांस्टेंट को हम ला देते हैं, राइट हैंड साइड ला दिए हुए हैं, और जो सेकेंड इक्वेशन में जो कांस्टेंट दिया है उसको भी हम ला दिए हैं, राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड ला दिए हुए हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे आप कंपेयर कीजिएगा, तो जैसे बताए हुए हैं वैसे आप यहाँ पे कोफिशिएंट लिखिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको यहाँ पे x का वैल्यू y का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, ओके बच्चों, अब आ गए हम यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन पे। अब आपने यहाँ तक अभी तक तीन क्वेश्चन बनाए, 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। अब आ गए हैं फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन में आपको आई थिंक 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, इस 5 पार्ट है इसमें, तो हम 5 पार्ट को देखेंगे। हम इसमें बोल रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एन अलजेब्रिक मेथड। इसको हम जो हमको दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन जो दिया हुआ है हमको, सॉरी हमको वर्ड प्रॉब्लम में दिया हुआ है तो उसको लिखना है लीनियर प्रॉब्लम इक्वेशन में, सॉरी हमको दिया हुआ है वर्ड प्रॉब्लम में, उसको लिखना है लीनियर इक्वेशन में। जब लीनियर इक्वेशन में लिख देंगे, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम अलजेब्रिक मेथड से उसको क्या निकालना है, निकालेंगे हम उसका सॉल्यूशन, एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे वहाँ पे। तो अलजेब्रिक मेथड से बोल दिया तो आप यहाँ पे कोई भी मेथड यूज कर लीजिए जो आपको इजी लगता है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कोई भी मेथड आप यहाँ यूज कर सकते हैं। जब ये बोल दिया अलजेब्रिक मेथड, ठीक, तो आपको पहला क्वेश्चन बोला हुआ है ये कि a part of monthly hostel charge is fixed and the remaining depends on the number of day one has taken food। अच्छा, ये हमसे आपको हम बता देते हैं क्या बोला है, निचोड़ क्या है इसका, कि कोई हॉस्टल है वहाँ पे चार्ज लगता है, फिक्स चार्ज रुपया है। ठीक, और दिल्ली का चार्ज है। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट आता है ए नाम का, जब स्टूडेंट आता है तो वो 20 दिन रुकता है, स्टे करता है उस हॉस्टल में, और उसने पेड किया 1000 में इसका फिक्स चार्ज भी है और डेली चार्ज भी है। ठीक, और एक लड़का जो है वो 26 दिन स्टे करता है, बी लड़का जो है 26 दिन स्टे करता है, वो पेड करता है 1180 रुपीज़। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आप बताइए कि फिक्स चार्ज जो है कितना है वहाँ का और डेली का चार्ज कितना है।
ठीक, आपको ये क्वेश्चन फिल हुआ होगा। तो हमने यहाँ पे लिख लिया फिक्स चार्ज इज इक्वल टू एक्स एंड डेली चार्ज इज इक्वल टू वाई। और तो एक्स प्लस 20y, यहाँ पे 20 क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि वो 20 दिन रुका वहाँ पे। तो एक्स प्लस 20 20 दिन, और 20 दिन में कितना रुपये लगा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको निकल जाएगा कितना, 1 इज इक्वल टू 1000 होगा, यानी कि टोटल उसका खर्च स्पेंड कितना किया वो 20 दिन में। और सेकेंड जो है एक्स तो लगेगा है क्योंकि एक्स फिक्स चार्ज है दोनों में, और 26 डे स्टे कर दिया तो 26 इंटू पर डे का चार्ज वाई इज इक्वल टू 1180 रुपीज़। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा 30, और जब y का वैल्यू 30 निकल गया तो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 में x का वैल्यू हम पुट करेंगे तो x का वैल्यू भी निकल जाएगा 400। ठीक, तो हमको पता चल जाता है कि फिक्स चार्ज जो है वो 400 रुपया है, और डेली चार्ज जो है फूड का वो कितना है 30 रुपीज़ है। ठीक, यानी कि ए और बी जो लड़का है स्टूडेंट है वो फिक्स चार्ज दिया है 400 और डेली चार्ज दिया हुआ है 30 रुपीज़ फूड का, ठीक, मेस का। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, और आपका सेकेंड क्वेश्चन बोला हुआ है, चलिए आप सेकेंड क्वेश्चन पढ़िए और अपने मन से लिखने की कोशिश कीजिए। लिख रहे हैं कि नहीं अपने मन से? तब तक हम गाना गा लें, गाना गाए हम। हाँ, चलिए गाना गाते हैं। देखिए गाना गाते हैं हम। ए फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड बिकम 1/4। अच्छा, गाना कैसा लगा आपको? ये अच्छा लगा ना? ये बोल रहा है कि कोई फ्रैक्शन है एक्स और वाई के टर्म में, इसको हम लिख लिया एक्स और वाई। ये बोल रहा है कि जब हम न्यूमरेटर में 1 माइनस कर देते हैं तो हमको जो फ्रैक्शन मिलता है 1/3 मिल जाता है, और जब हम डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देते हैं तो हमको फ्रैक्शन मिल जाता है 1/4। तो बता पूछ रहा है कि रियल फ्रैक्शन क्या है, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है इसका। ठीक, तो हमने लिख लिया न्यूमरेटर कितना एक्स है, डिनोमिनेटर वाई है, फ्रैक्शन x/y। यहाँ पे हम एक्स में से 1 माइनस कर दिए, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू 1/3। इसको सॉल्व कीजिए, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक, जब हम ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में तो x डिवाइडेड बाई वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 1/4, और सॉल्व करते हैं यहाँ पे आता है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। अब आपको इक्वेशन सॉल्व करना आ गया होगा, अगर नहीं आ रहा हो तो आप कर क्या रहे हैं, आप सॉल्व क्यों नहीं कर रहे, पढ़ क्यों नहीं रहे, पढ़िए। ठीक, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में माइनस करते हैं तो x का वैल्यू निकल गया x इज इक्वल टू 5। ठीक बच्चों, गाना कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है ना? हाँ, ऐसे ही पढ़ाई कीजिए और एग्जाम में फोड़ के आइए आप लोग। ठीक, और x इज इक्वल टू 5 जो है इक्वेशन 1 में हम पुट कर दिए तो y का वैल्यू निकल गया y इज इक्वल टू 12, और फ्रैक्शन जो था 5/12 है। आप यहाँ से क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि देखिए थर्ड क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ये गाना कुछ ज़्यादा हो जाएगा, तो अब आपको हम निचोड़ बताते हैं गाना कहना क्या चाहता है। ठीक, कोई एग्जाम हुआ है जिसमें यश भैया जो है वो 40 मार्क्स स्कोर करते हैं, कितना 40 मार्क्स, जिसमें उनको जो करेक्ट क्वेश्चन किए हुए हैं, मतलब करेक्ट आंसर लिखे हुए हैं, उससे मिला है 3 मार्क्स। और इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि इंट्रेंस एग्जाम है लगता है ये, तो उसमें इनको मिलता है निगेटिव मार्किंग में, कहाँ गया यार, हाँ 1 मार्क्स निगेटिव मार्किंग है। तो यश भैया जो है एग्जाम में 40 नंबर लाते हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन पर उनको 3 नंबर मिलता है और निगेटिव मार्किंग 1 है। ठीक, आप ये ध्यान रखिएगा इस बात को। सेकेंड जो है और सेकेंड एग्जाम में है उसमें उनको 4 मार्क्स से अवार्ड किया जाता है, यानी कि 4 मार्क्स मिलता है अगर करेक्ट आंसर लिखते हैं, और -2 नंबर अवार्ड किया जाता है अगर ये गलत आंसर लिखते हैं। तो हमसे ये पूछता है कि उस एग्जाम में क्वेश्चन कितना था। ठीक,
क्वेश्चन कितना था इस हिसाब से बताइए। तो हम लिख लिया कि नंबर ऑफ करेक्ट आंसर x है, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर y है, यानी कि करेक्ट आंसर प्लस इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन में बोला है कि 3 मतलब एक क्वेश्चन कितना है 3 मार्क्स का, 3 इंटू एक्स यानी कि टोटल मार्क्स हो जाएगा। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है 5 और एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का है, तो 5 इंटू 3 कीजिएगा ना, वैसे 3x हो जाएगा यहाँ पे। अब माइनस वाई, एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, y क्वेश्चन है और एक नंबर डिडक्ट किया जाता है, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, इक्वेशन 1। सेकेंड कंडीशन भी वैसा ही है, 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को आप सॉल्व कीजिएगा। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम x और y की वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू निकल गया, x इक्वल टू 15, y इक्वल टू 5। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, x प्लस वाई, तो कितना होगा 20। यानी कि जिस एग्जामिनेशन में यश भैया बैठे थे उसमें एग्जाम क्वेश्चन कितना था, 20 क्वेश्चन था। ठीक, अब आ गए हम फोर्थ क्वेश्चन पे, और फोर्थ क्वेश्चन पे आपको हम गाना का निचोड़ बताते हैं। ठीक, गाना नहीं गाएंगे हम, नहीं तो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पर बी, ये क्या है, ए है और बी है, और दोनों जो है सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। अच्छा, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर। ठीक, तो इन दोनों ने मूव किया सेम डायरेक्शन में, मतलब सेम डायरेक्शन मतलब हो गया एक दूसरे का मतलब ये जा रहा है इधर और ये भी आ रहा है इधर ही, तो 5 आवर्स कंटिन्यू मूव करता है ये दोनों। ठीक, अब फिर सेकेंड कंडीशन है, ये बोल रहा है कि जो ए है और बी है वो एक दूसरे की तरफ मूव करने लगा, एक दूसरे की तरफ मूव करने लगा 1 आवर्स के बाद एक दूसरे से मिल जाता है। ठीक, समझे कि नहीं क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है। तो हमने लिख लिया कि स्पीड ऑफ कार इजिकल टू x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बी कार इजिकल टू y किलोमीटर पर आवर। तो बोथ मीट आफ्टर, यानी कि फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि 5 आवर्स के बाद दोनों मिल जाता है। ठीक, तो हम जानते हैं एस इजिकल टू वी टी होता है, तो 5 आवर में दोनों डिस्टेंस है 5x कवर करता है और b जो है 5y कवर करता है, क्योंकि अपने अपने स्पीड के हिसाब से वो कवर करेगा ना। तो सेम डायरेक्शन में है, तो जब सेम डायरेक्शन में होता है तो उसको माइनस करते हैं, तो 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 20। जब दोनों का एक दूसरे की तरफ है, तो एक दूसरे की तरफ ही आ रहा है, तो हम उन लोगों का डिस्टेंस जो है ऐड होता है। ठीक, तो फॉर 1 आवर्स के लिए, तो 1 इंटू एक्स प्लस 1 इजकल टू 1 इंटू वाई, हमको x प्लस वाई इजकल टू 100 मिल गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा, तो x का वैल्यू जो है वो a का स्पीड है, और जो y का वैल्यू निकलेगा तो वो b कार का स्पीड है। तो यानी कि हमको निकल गया यहाँ पे x इजकल टू 60 किलोमीटर पर आवर, y इजकल टू 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे a कार का स्पीड और b कार का स्पीड आसानी से हम फाइंड आउट कर लिए। ठीक ठीक बच्चों, समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा आपको। और सेकेंड क्वेश्चन के गाना है, इस गाना का मतलब ये है कि कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल गिवन है, उसका लेंथ जो है x है, ब्रेथ जो है उसको y है। ठीक, तो इसका एरिया बताइए, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, x इंटू वाई होता है, ये नॉर्मल है। ठीक, अब पता नहीं इनको क्या हो गया है भैया साहब को, कोई भैया जो है वो क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं, हाँ, लेंथ में जो है, लेंथ में जो x है उसमें से हम 5 माइनस कर देते हैं, और जो ब्रेथ है, जो मतलब उसका विड्थ है, ब्रेथ है, उसको चौड़ाई है, उसमें 3 ऐड कर देते हैं। मतलब भैया को क्या होता है, लेंथ से माइनस करके और ब्रेथ में ऐड कर देते हैं। जब l इतना है b इतना है, तो इसका एरिया क्या होता है l इंटू बी, फिर क्या हुआ l इंटू बी इक्वल टू, और जब ये कहते हैं तो एरिया घट जाता है कितना से, 9 से, -9 से घट जाता है, तो x माइनस 5, पता नहीं मोबाइल का क्या हुआ, अपने आप ये भागने लगा। ये नहीं चाहता है कि आप लोग ये समझ पाए, लेकिन आप लोग को समझना है ध्यान से। ठीक,
तो आपको ये मिल जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा। सॉरी, यहाँ पे और सेकेंड कंडीशन में है, जब हम लेंथ भी बढ़ा देते हैं और ब्रेथ भी बढ़ा देते हैं तो एरिया जो है 67 से बढ़ जाता है। तो जो एरिया होगा XY + 67 हो जाएगा। और यहाँ पे लेंथ बढ़ेगा, वाई भी बढ़ेगा, तो सॉल्व कीजिएगा तो सेकेंड इक्वेशन ऐसा आपको निकलेगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं ये क्वेश्चन? और यहाँ पे आप सॉल्व कीजिएगा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को, आपको एक्स का वैल्यू भी निकल जाएगा और वाई का वैल्यू निकल जाएगा। तो एक्स क्या है? लेंथ है। वाई क्या है? वेट है आपका। यानी कि आपका रेक्टेंगल का लेंथ भी निकल गया और ब्रेथ भी निकल गया। चलिए अभी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।